हेलो स्टूडेंट्स, एक बार वापस वेलकम है आपका मेरे द्वारा शुरू की गई आरआरबीएमयू के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में। मेरी कोशिश है कि मैं अपने आरआरबीएमयू के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर दिलवाऊं। और हमने अभी जो सीरीज शुरू की है वो है बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। हम पिछले टॉपिक्स में, पिछले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं और अमेरिका हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का जो आपका टॉपिक है वो कई जगह आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में आपके सेक्शन बी में अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, सेक्शन सी में स्विट्जरलैंड में आपका फेडरल सिस्टम है, और जो आपका सेकेंड पेपर है इंडियन पॉलिटी का, उसमें भी फेडरल सिस्टम की फीचर्स पूछी जाती हैं। यानी ये टॉपिक आपको 3 जगह नंबर दिलवाने में मदद करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज फेडरल सिस्टम। देखिए, फेडरल सिस्टम एक शासन प्रणाली है जो कि अमेरिका के द्वारा अपनाई गई और भारत ने वहां से उसको ऑप्ट किया। लेकिन हमारी जो फेडरल सिस्टम है उसमें कुछ फीचर्स अमेरिका के हैं और कुछ फीचर्स कनाडा के हैं। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। संविधान के द्वारा या शासन प्रणाली में फेडरल सिस्टम की क्या विशेषताएं होती है, सामान्य क्या विशेषताएं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका किस तरह आता है। हाँ, क्वेश्चन बता दूं पहले मैं आपको किस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह आएगा। अगर बी सेक्शन में से आता है तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, अमेरिकी संविधान की संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को बताइए, एक्सप्लेन द फेडरल सिस्टम ऑफ द अमेरिका। सी सेक्शन में से आता है तो इस तरह आएगा, स्विट्जरलैंड के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को समझाइए, एक्सप्लेन द फेडरल सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड। और भारत में आएगा तो भारत के संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को समझाइए। फर्स्ट पेपर में कई बार जो पेपर सेटर है वो आपसे कंपैरिजन भी पूछ लेता है बिटवीन द अमेरिकन फेडरल सिस्टम एंड स्विट्जरलैंड फेडरल सिस्टम, तो वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, अब हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम वर्ड की बात करते हैं। तो जो ये फेडरेशन वर्ड है ये लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। द वर्ड फेडरेशन इमर्ज फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड फोडियस विच मीन्स एग्रीमेंट। यानी समझौते के द्वारा जब कुछ राज्य मिलकर अपने आप एक यूनिट में यूनिट कर लें तो उसको क्या कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने वर्ड की बात करी। अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो। ठीक है, हम सामान्य विशेषताएं देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है उसका बेस क्या है, यानी व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। यानी पूरा जब हम संघात्मक शासन प्रणाली पढ़ते हैं तो सबसे प्रमुख विशेषता उसकी क्या निकल के आएगी, उसके आधार पर फिर हम उन चीजों को समझेंगे। तो देखिए, फेडरल सिस्टम की सबसे पहली विशेषता ये होती है, इन द फेडरल सिस्टम powers are distributed among the central and state government by the constitution। यानी संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। बच्चों, मैं बहुत आराम से बोलती हूँ, अगर आप धीरे धीरे पढ़ भी रहे हैं तो आप साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपको 2 चीजें समझ में आई कि सबसे पहले तो संघात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां केंद्र के पास नहीं होंगी, बल्कि उनको केंद्र और राज्य में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन पावर को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, तो इन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, जनरली हम संघात्मक शासन की परिभाषा इस तरह पढ़ लेते हैं, जहां पर केंद्र व राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन है वहां संघात्मक शासन है। दैट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, पूरी परिभाषा नहीं है वो। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, लेकिन वो विभाजन कौन करे, संविधान करे, है ना। याद करिए, हमने ब्रिटेन पढ़ा था, ब्रिटेन में संघात्मक शासन नहीं है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स व्हेन ऑल द पावर रिसाइड्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज कंसिडर्ड एज द यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी जब सारी शक्तियां केंद्र के पास आके हो जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, एकात्मक शासन। लेकिन क्या वहां राज्यों के पास कोई भी पावर नहीं है, क्या राज्य कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी कानून पे नियम नहीं बना सकते, बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि वो जो कानून बनाने की राज्यों को शक्ति है वो संविधान ने नहीं दी, वो केंद्र ने ही दे दी। भैया मेरे पास ये काम था, मैं नहीं कर पा रहा, आप कर लो, आप इस पे नियम बना लो। ठीक है, यानी केंद्र देगा तो केंद्र वापस भी ले सकता है कभी भी।
लेकिन जहां संविधान के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी आप एक दूसरे में इलीगली इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम भारत के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि हमारी जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, 7th जो शेड्यूल है वो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। उसमें आपने देखा 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसकी अथॉरिटी में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो किसमें आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। और कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रायोरिटी किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। और ये रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? आसान भाषा में हम कहें तो समय के साथ उत्पन्न होने वाले नए विषय, द न्यू सब्जेक्ट दैट आर इमर्ज अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि साइबर क्राइम जैसा कोई सब्जेक्ट आएगा। अब जब साइबर क्राइम जैसा सब्जेक्ट आया तो क्या किया जाए? तो उसको किस वक्त रखा, कहाँ रख दिया गया? अवशिष्ट रेसिड्यूरी पावर्स में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रेसिड्यूरी पावर्स किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। ठीक है, यानी अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। जब इंडियन सेकंड पेपर पढ़ेंगे हम पॉलिटी, तब और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इंडिया का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, यानी संविधान के द्वारा विषयों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य कर दिया जाता है। जो विषय केंद्र के पास है उन पे केंद्र कानून बनाएगा, जो विषय राज्य के पास है उनके पास राज्य कानून बनाएगा। ओके, फर्स्ट फीचर इज क्लियर। सेकंड फीचर देखिए, लिखित संविधान, यानी जिस देश में संघात्मक शासन होगा वहां ये कंपलसरी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। इट इज कंपलसरी फीचर। ठीक है, यानी संविधान लिखा हुआ होना चाहिए। और आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा होना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्यों को पता रहे कि मेरे पास ये पावर है, आपके पास ये पावर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट का चांस ही ना हो। और संविधान है, हम पहले ही बात कर चुके, विभाजन कौन करेगा? संविधान। और संविधान हमेशा कैसा होता है? लिखित, है ना। तो लिखित संविधान होना चाहिए कहां पर? जहां पर संघात्मक शासन हो। तीसरा फीचर देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब कि जिस देश में सामान्य कानून अलग प्रक्रिया से बने और संविधान में संशोधन अलग प्रक्रिया से हो, तो उस प्रकार के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद करिए ब्रिटेन को, ब्रिटेन में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। ब्रिटेन में हमने क्या पढ़ा था? ब्रिटेन हैव फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान है। इट मींस वहां पर एक ही प्रक्रिया है, चाहे नया कानून बनाइए चाहे पुराने में अमेंड करिए। लेकिन जहां फेडरल सिस्टम होता है वहां पर ये दोनों प्रक्रिया अलग अलग रखी जाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सामान्य कानून की प्रक्रिया थोड़ी आसान रखी जाती है, लेकिन संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को थोड़ा टफ, थोड़ा टिपिकल बनाया जाता है, क्योंकि वो बने बनाए कानून में कुछ परिवर्तन की बात कर रहा है। तो ना तो अमेंडमेंट में केंद्र अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर सके, ना ही राज्य कर सके। इसलिए क्या किया जाता है? एक सेपरेट अमेंडमेंट प्रोसेस होता है। लेकिन संविधान आपको कठोर संविधान आप समझने के लिए एक लाइन याद रखिए, व्हेन देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट देन दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब संविधान में संशोधन की अलग से प्रक्रिया हो तो उस तरह के संविधान को क्या कहा जाएगा? कठोर संविधान कहा जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर? दैट इज द थर्ड फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। फोर्थ फीचर देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिंक करिए फर्स्ट वाले से तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। केंद्र को शक्तियां कौन दे रहा है? संविधान। राज्य को शक्तियां कौन दे रहा है? संविधान। केंद्र किसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट किसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीमेसी ना तो सेंट्रल की ना ही स्टेट की, सुप्रीमेसी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। आई बच्चों यहां तक बात समझ में? यानी जहां पर संघात्मक शासन होगा वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी। ब्रिटेन याद करिए और आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्रिटेन में हमने पढ़ा था वहां यूनिटेरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन है। और याद करिए किसकी सर्वोच्चता पढ़ी थी आपने? संसद की, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी क्योंकि ब्रिटेन में फेडरल सिस्टम नहीं है इसलिए वहां पर ये फीचर अप्लाइड होना कंपलसरी नहीं है, इसलिए वहां पर सोवरेनिटी किसकी है? पार्लियामेंट की। लेकिन अमेरिका में किस तरह का है? फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम की एक मैंडेटरी कंपलसरी फीचर क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम, यानी ना स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना पार्लियामेंट, ना लेजिस्लेचर, नो वन अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता हो गई। आगे बच्चों समझ में फोर्थ फीचर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ फीचर हम देखते हैं तो फेडरल सिस्टम की फिफ्थ फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है कि यदि क्योंकि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो ये चांसेस हैं कि केंद्र और राज्य में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए, तो उन मतभेदों का निष्पक्ष रूप से निपटारा हो सके, इम्पार्शियल होकर जो जुडिशरी वो डिसीजन दे सके, इसके लिए जरूरी यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब हो गया? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब हो गया कि आपको पता है देयर इज अ थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, शासन के तीन अंग हैं, नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 आवर जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि व्हेन जुडिशरी डजंट कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव देन इट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जब न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अनुचित रूप से कोई नियंत्रण ना लगाएं तो उसे हम स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं, ताकि न्यायपालिका जब भी अपना कोई निर्णय दे तो उसमें वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के किसी प्रभाव में ना आए। तो यहां तक आपको पांचों फीचर समझ में आ गई। एक बार रिकॉल करते हैं। फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना जरूरी है ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए व्हाट इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ताकि एक सेपरेट टिपिकल अमेंडमेंट प्रोसेस हो जिसमें केंद्र या राज्य का कोई भी मोनोपोली स्टैब्लिश्ड ना हो। सुप्रीमेसी किसकी हो? कॉन्स्टिट्यूशन की हो, यानी केंद्र की सुप्रीमेसी ना हो, स्टेट की सुप्रीमेसी ना हो, सुप्रीमेसी किसकी हो? आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। जुडिशरी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। न्यायपालिका क्या हो? स्वतंत्र हो, ताकि वह मतभेदों का आसानी से निपटारा कर सके। तो बच्चों देखिए ये पूरा था फेडरल सिस्टम की फीचर्स, ठीक है, संघात्मक शासन की विशेषताएं। और आप ध्यान रखिए दीज ऑल आर दी मैंडेटरी फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, कंपल्सरी फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, यानी यदि कोई देश ये कहता है कि मेरी शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली है, इट मीन्स उसके संविधान में ये पांचों विशेषताएं होंगी ही होंगी। इफ बट वाला चांस नहीं है कि चार है कठोर संविधान नहीं है तो फेडरल सिस्टम हो जाएगा, ये चार है स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो फेडरल सिस्टम हो जाएगा, नहीं। मैं बार बार कह रही हूं दीज ऑल आर दी मैंडेटरी एंड कंपल्सरी फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। इसी में मैंने आपको पूछा, आपका क्वेश्चन आता है यूएसए के फेडरल सिस्टम की फीचर्स बताइए, स्विट्जरलैंड के फेडरल सिस्टम की फीचर्स बताइए, या इंडिया के फेडरल सिस्टम की फीचर्स बताइए, तो आप ये पांचों की पांचों बता के आ सकते हैं। पर ध्यान रखिए अमेरिका का पूछा है तो अमेरिका को रिलेट करके बताएंगे, स्विट्जरलैंड का पूछा है तो स्विट्जरलैंड को रिलेट करके बताएंगे, और सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटी का पूछा है तो इंडिया को रिलेट करके बताएंगे। तो देखिए बच्चों यहां तक हमने ये एक चीज यहाँ पर कंप्लीट की। अब दूसरा देखिए, अब हमने देखा कि फेडरल सिस्टम कहां पर है, यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है और इंडिया में है, लेकिन कुछ फीचर्स इनके अलग अलग हैं जो कि कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ के सारे फीचर्स कंपलसरी है, इसमें इफ बट वाला चांस नहीं है, लेकिन कुछ और फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम की, वो कंट्री की इच्छा पर है, वो चाहे तो ऑप्ट करे चाहे तो ना ऑप्ट करे। देखिए इसमें एक आता है सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। अब देखिए जो फेडरल सिस्टम है वो डबल और ट्रिपल सिटीजनशिप को सपोर्ट कर सकता है, करे ये जरूरी नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में फेडरल सिस्टम है बट इंडिया हैव सिंगल सिटीजनशिप, यानी हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, तो हमारे पास कितनी नागरिकता है? भारत की सिंगल सिटीजनशिप। जबकि हमारा सिस्टम कैसा है? फेडरल सिस्टम है, ठीक है। हमने बात करी यूएसए की, इन द यूएसए एवरी सिटीजन हैव अ डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है वहां पर। दोहरी नागरिकता मतलब एक केंद्र की और एक राज्य की। मान लीजिए कोई न्यूयॉर्क का है तो उस पर एक यूएसए की नागरिकता होगी उसके पास और एक न्यूयॉर्क की होगी, डबल सिटीजनशिप। हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड हैव ट्रिपल सिटीजनशिप, यानी स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति के पास 3 नागरिकता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम समझे तो मान लीजिए हम अलवर, माने क्या हम है अलवर जिले के, आरआरबीएमयू के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हमारी अगर मान लीजिए हम कल्पना करें कि हमारे यहाँ तिहरी नागरिकता है, तो किस किस की होगी? पहली नागरिकता भारत की, दूसरी नागरिकता राजस्थान की और तीसरी नागरिकता अलवर की। तो इस तरह से ट्रिपल सिटीजनशिप कहां पर दी गई है? स्विट्जरलैंड में दी गई है ना, वहां कहा जाता है कंट्री, कैंटन एंड म्युनिसिपैलिटी। तो ये आ गया आपको सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट समझ में। लेकिन इट इज नॉट द मैंडेटरी फीचर, यानी ये नहीं है कि जहां फेडरल सिस्टम है वहां डबल सिटीजनशिप हो, ट्रिपल सिटीजनशिप हो। ये कंट्री की अपनी इच्छा पर डिपेंड है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया है। तीसरा देखिए कंकरेंट लिस्ट।
कंकरेंट लिस्ट मैंने आपको बताया समवर्ती सूची, जिसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जो यूनियन लिस्ट के पास भी होते हैं, स्टेट लिस्ट के पास भी होते हैं। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो यूएसए में कंकरेंट लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, यानी यूएसए में केवल 2 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जबकि स्विट्जरलैंड भारत की तरह ही 3 सूचियों की बात करता है। अब आपने कहा ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कई बार आपका एग्जामिनर आपसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के फेडरल सिस्टम में कंपैरिजन कर सकता है ना। तो पहले तो आप फीचर बताएंगे, फिर जब आप कंपैरिजन बताएंगे तो कंपैरिजन में एक कंपैरिजन डबल सिटीजनशिप और ट्रिपल सिटीजनशिप का हो गया, और दूसरा कंपैरिजन किसका हो गया? कंकरेंट लिस्ट का, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट प्रेजेंट नहीं है, समवर्ती सूची है ही नहीं वहां पर, जबकि स्विट्जरलैंड में कंकरेंट लिस्ट प्रेजेंट है। तीसरा देखिए रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स हमने क्या पढ़ा था, क्या मीनिंग था? अवशिष्ट शक्तियों का समय के साथ जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं, नए विषय जो आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी यदि हम बात करें तो भारत में तो रेसिड्यूरी पावर्स किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड रेसिड्यूरी पावर्स स्टेट को देता है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाती हैं? स्टेट को दी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है इंडिया, यूएसए और स्विट्जरलैंड के फेडरल सिस्टम का, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, फेडरल सिस्टम, जिसको हमने अमेरिका के संदर्भ में भी समझा, भारत के संदर्भ में भी समझा और स्विट्जरलैंड के संदर्भ में भी आपको समझा। अमेरिका हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो मैं यहीं पर आपके लिए लेके आई हूं, उनको आप समझिए। एक थ्योरी आती है आपकी, थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, निहित शक्तियों का सिद्धांत। तो देखिए छोटा सा थ्योरी है, हम समझ लेते हैं इसको यहीं पर। इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस देश के संविधान की विशेषता है? अमेरिका के संविधान की विशेषता है। क्या होती है इम्प्लाइड पावर्स? देखिए पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है। मात्र 7 आर्टिकल्स हैं, उसमें 7 अनुच्छेद हैं। तो वहां की शासन प्रणाली चलती कैसे है? वहां की शासन प्रणाली को चलाने में एक सिद्धांत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, दैट इज इम्प्लाइड पावर्स, निहित शक्तियों का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? देखिए निहित शक्तियों का सिद्धांत का मतलब है कि मान लीजिए अमेरिका में ये लिखा कि जो शिक्षा विषय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो यानी एजुकेशन सब्जेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, मान के चल रहे हैं। तो निहित शक्तियों का सिद्धांत ये कहता है कि इस शिक्षा के लिए कानून बनाने से संबंधित जितने भी विषय इसमें निहित हैं वो सब ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे? केंद्र के पास आ जाएंगे। आई बात समझ में? यानी अलग अलग नहीं बताया कि शिक्षा ये प्राथमिक है तो इसके पास, उच्च है तो इसके पास, ये है तो उसके पास, कुछ नहीं। अगर शिक्षा सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एजुकेशन सब्जेक्ट किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोल में है। इट मींस ऑल द सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग टू द एजुकेशन ऑटोमेटिकली गोज इनटू द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। यानी एक विषय पर, एक विषय जिसको सौंप दिया गया तो उस विषय को कानून बनाने में, उस विषय को काम में लाने के लिए जितने सब सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हैं, ऑल आर ऑटोमेटिकली गोज इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विच हैव दैट मेन सब्जेक्ट। आए बच्चों समझ में? तो एक हमने ये वाली थ्योरी करी, थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। तीसरा है आपका लॉबिंग। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि लॉबिंग का मतलब क्या है। देखिए लॉबिंग का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, ठीक है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के पीपल बैठते हैं। लेकिन आपको पता है कि देश में प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, दबाव समूह भी होते हैं जो अपने कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो जहां पार्लियामेंट होती है, उसमें जो पार्लियामेंट का मेन पोर्शन है वहां पर तो एमपीज बैठते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। लेकिन उसी पार्लियामेंट में एक लॉबी होती है जहां पर प्रेशर ग्रुप या अन्य मेंबर बैठ के संसद की कार्यवाही को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उस लॉबिंग में जब वो बैठते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर्स बैठते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज करते हैं कि दैट यू मेक रूल्स इन द बेनिफिट ऑफ अस, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, एंड दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द लॉबिंग। और ये एक ड्रॉबैक है, इट इज नॉट अ गुड ट्रेडिशन, ठीक है। ये एक नेगेटिव सेंस में पढ़ा जाता है लॉबिंग को। यानी जब दबाव समूह के सदस्य सांसदों पर यह दबाव डालें कि जिस कानून का निर्माण वो कर रहे हैं उनमें उनके हितों का ज्यादा ध्यान रखा जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉबिंग कहा जाता है। तो आई होप बच्चों मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा होगा।